हाय स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। देखिए, एक दलीय प्रभुत्व का दौर इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है और एक दलीय प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातों को ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि जैसा कि आपको पता होगा, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद देश को किस तरीके से एक किया जाए, कैसे क्या हो, उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसे हो, तो ये सारे मुद्दों को लेकर के संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो कि आप लोगों को पता होगा कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। अब आप समझ पाए होंगे कि अंगीकृत संविधान का कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। दूसरा याद रखना आपको कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए और इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। चूँकि 26 जनवरी के दिन आप लोगों को पता होगा कि एक खास दिन माना जाता है, पहली बार स्वतंत्रता इसी दिन को मनाई गई थी, इसीलिए संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। देखिए, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान का अंगीकृत कब हुआ, तो आपको 26 नवंबर 1949 देना है। पूछेगा हस्ताक्षर कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 देना है। संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। अब आप समझिए, इस तरीके से संविधान बन गया और संविधान में एक तरीके की व्यवस्था रखी गई जिसका नाम है लोकतांत्रिक निर्वाचन का एक व्यवस्था रखा गया। देखिए, लोकतांत्रिक निर्वाचन का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है, आप समझ लीजिए बेहतर ढंग से कि जब किसी भी देश के अंदर में जनता खुद से अपनी सरकार को चुनती है, तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक कहते हैं, यानी कि लोगों का तंत्र। और यहाँ निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन या चुनाव। देखिए, इलेक्शन या चुनाव आप कह सकते हैं। तो ये चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है, आप सभी जानते हैं कि जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। देखिए, आप राज्य के मंत्री को, किसी भी एमएलए या एमपी को आप खुद ही चुनते हैं। अब ध्यान देंगे कि पहला आम चुनाव यानी इन्हें जनता ने वोट करना कब से शुरू किया, तो 1952 ईस्वी में हमारे स्वतंत्र भारत का पहली बार चुनाव हुआ, जिसके अध्यक्ष सुकुमार सेन को बनाया गया। ध्यान रखेंगे, सुकुमार सेन को चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो आप ध्यान एकदम इसको ऑब्जेक्टिव में एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हर देश की व्यवस्था अलग अलग होती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक दलीय, द्विदलीय, सभी प्रकार की व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से हम लोग दल व्यवस्था के बारे में जानेंगे। देखिए, दल व्यवस्था का मतलब क्या होता है, आप समझिए, बहुत आसान है। दल का मतलब होता है पार्टी। ध्यान समझिएगा, दल का मतलब होता है पार्टी। तो ये दल यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया पार्टी। अंग्रेजी में आप लोग पार्टी समझते होंगे, जैसे आप समझते हो, सुनते होंगे भाजपा है, कांग्रेस है, ये है, वो है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर है, तो देखिए, जर्मनी में एक समय हुआ करता था हिटलर का, तो हिटलर ने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था नात्सी पार्टी। और दूसरा सोवियत संघ में लेनिन ने बनाया था कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये एक दलीय, यानी सिर्फ जिस देश में एक ही दल हो, दूसरा कोई दल ना हो किसी भी देश में, तो ऐसी व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। उसी तरीके से द्विदलीय व्यवस्था, देखिए, द्विदलीय या 2 दलीय व्यवस्था, इसमें 2 दल होते हैं। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी है पहला, दूसरा आप देख पा रहे होंगे रिपब्लिकन पार्टी है। तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक, बस ये सिर्फ 2 पार्टी है अमेरिका में, तो इसीलिए इसको द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। ब्रिटेन को भी आप ले सकते हैं दूसरा उदाहरण, इसमें भी 2 पार्टी, सिर्फ 2 ही पार्टी से सरकार चलती है, एक लेबर पार्टी है और दूसरा कंजर्वेटिव।
देखिए कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, इसमें दो ही पार्टी है ब्रिटेन के अंदर में, इसीलिए ये द्विदलीय माना जाता है। बहुदलीय में आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इस सब में बहुत सारे दल मिल करके इलेक्शन का या चुनाव लड़ते हैं, तो इसीलिए इसको बहुदलीय कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एक दलीय व्यवस्था में कौन सा है, द्विदलीय में कौन है, त्रिदलीय में कौन है, बहुदलीय में कौन है। आपको याद रखना होगा कौन सा देश किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है, याद रखना है द्विदलीय अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें दो ही पार्टी चलती है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, आगे की बात करेंगे कि हमारा देश के अंदर में जो भारत है उसके अंदर बहुदलीय व्यवस्था की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि शुरुआती दौर में हम लोग भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं, पार्टी कैसे बनी, क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम नाम के एक अंग्रेजी अधिकारी ही थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। फिर आगे चल करके कांग्रेस में हुआ क्या कि विवाद उत्पन्न हो गया और उसके अंदर लोगों की विचारधाराएं बदलने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेट सब है 1885, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885। 1906 में एक मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग होकर के अपनी एक पार्टी बना ली। तीसरी पार्टी 1913 में हिंदू महासभा बना। फिर 1924 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। फिर 1923 में स्वराज पार्टी बनी, जिसको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो 3 वर्ष के बाद ही ये पार्टी समाप्त हो गई। उसके बाद आपको याद रखना है 1934, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की और क्षेत्रीय पार्टी भी बहुत सारी थी, जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना, आप लोगों को पता ही होगा, तो अभी उसी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां सब अलग अलग होना शुरू हो गई। अब देखिए सबसे जो चुनाव शुरुआती चुनाव हुआ वो कब कब हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए शुरुआती चुनाव आपको बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, 1952 में हुआ, और 1952 के बाद दूसरा 57 में हुआ और तीसरा 62 में हुआ। इन तीनों में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला, विशाल बहुमत से जीता, और इस तरीके से इसी दौर को हम लोग एकदलीय प्रभुत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही दल मात्र जीत करके आ रही थी सरकार में, दूसरा कोई विपक्षी दल भी ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था सरकार के सामने। तो इसके अलग अलग लोगों में अलग अलग बातें कही। कांग्रेस पार्टी, एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मात्र पार्टी नहीं है, बल्कि ध्यान से समझिए, बल्कि शासन है, राज्य है, यहाँ तक कि देश बन गई है इस पार्टी के बारे में। अब देखिए ये एक दलीय प्रभुत्व का दौर कैसे चला, इसके पीछे क्या कारण था, यानी कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर किस वजह से चला, यानी कांग्रेस ही क्यों जीतती रही बार बार। इस बात पे हम लोग काम करेंगे और ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग समझेंगे इस बात को। इसके लिए हमने कुछ टॉपिक लिखी है, अब ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। देश में अनेक पार्टियां थी लेकिन सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही। ये टॉपिक का मतलब क्या है, देखिए देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियां मौजूद थी। जैसे मान लीजिए विपक्षी पार्टी के रूप में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय जनसंघ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, हिंदू महासभा था, स्वतंत्र पार्टी, ईटीसी बहुत सारे थे। और इसके अलावा भी देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टी में भी बहुत सारी पार्टी थी, जैसे मद्रास में द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, ये सब थे। लेकिन सत्ता किसी के हाथ में नहीं जा सकी, केवल और केवल कांग्रेस के हाथ में रही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देश में अनेक पार्टियां थी लेकिन कांग्रेस के हाथ में रही। ये टॉपिक का ये मतलब था। दूसरा देखिए सत्ताधारी, कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा। ध्यान से समझिएगा, सत्ताधारी जो कांग्रेस, यानी कांग्रेस जो सरकार चला रही थी, वो राजनीतिक बहुलवाद को कैसे बनाए रखा। तो देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि उसके जो अधिनायकवादी थे, यानी अधिनायकवादी के रूप में कोई भी लोग काम नहीं किए उसके अंदर में। जैसे कि आप देखे होंगे हिटलर ने जर्मनी में अपनी पार्टी को जैसे मन हुआ उस तरीके से, लेकिन उन लोगों ने ऐसा, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया।
अनेक पार्टियां विपक्ष में भूमिका निभाती रही, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध अभियान नहीं चलाया। ठीक है, इससे कोई सफलता नहीं मिली उन लोगों को भी, विपक्षी दल को। और एकमात्र पार्टी कांग्रेस अखिल भारतीय के रूप में ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी बन गई, और ये पार्टी क्या हुआ कि एक खास तरीके से अपना वर्चस्व बना के रखी हुई थी। अगला है, कांग्रेस एक संगठित व कर्मठ की तरह काम करती थी। देखिए कांग्रेस जो है किस तरीके से कर्मठ की तरह काम करती रही, संगठित और कर्मठ की तरह काम करती रही, इस बात को आप समझिए। देखिए हुआ क्या था कि इसका नेतृत्व जो ये कांग्रेस पार्टी थी, इसका नेतृत्व जो कर रहे थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, ये लोग बहुत दिग्गज नेता थे और काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने काम किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग पार्टी के लोग भी इसमें आकर के शामिल होने लगे। यही सब कारण था, अर्थात कांग्रेस ने विपक्षी का भी बखूबी काम निभाया। देखिए होता क्या है कि आपको एक बात याद रखना है कि शुरुआती दौर में कांग्रेस जो था वो पूरे देश में यानी पूरे भारत में छाया हुआ था, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि हर घर में उसके बारे में चर्चा थी, क्योंकि ये आज़ादी से पहले वाली पार्टी थी। गांव गांव, गली गली, हर जगह पर लोग कांग्रेस को जान रहे थे। आपको एक बात याद रखना है कि कांग्रेस का जो आज आप पंजा छाप देखते हैं वो उसका चुनाव चिन्ह नहीं था। शुरुआती दौर में 1952 से लेकर के 1969 तक कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो गाय का दूध पीते हुए बछड़े का था। उसके बाद जो है 1969 से लेकर 1978 तक कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह रहा एक जोड़ी बैल, यानी 2 बैल और उसके कंधे पर रखा हुआ हल। उसके बाद 1978 ईस्वी से अभी तक कांग्रेस का पंजा छाप चुनाव चिन्ह चलता है। आप लोगों को एक बात और भी मैं बता देता हूँ कि देखिए हुआ क्या था कि कांग्रेस के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे क्योंकि वो देश में इस तरीके की अपनी पार्टी का छवि बना के रखे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे, तो एक दौर आया 1967 में। इस समय से जो है छोटी मोटी पार्टियां सब जो है उभर करके सामने आने लगी और कांग्रेस में फूट पड़ता गया। आगे चल के आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भी गिर जाएगी। लगातार ये चलता रहा, इसीलिए इसको एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। अब देखिए विखंडित कैसे हुई, कैसे पार्टियां बनी, कहां कहां से क्या क्या हुआ, किस तरीके से चुनाव पद्धति बदला या चुनाव मतदान करने का तरीका बदला। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया, आचार्य नरेंद्र देव ने कौन सा काम किया, राम मनोहर लोहिया ने कौन सा काम किया, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग थे इसमें, तो उन लोगों ने क्या क्या काम किया ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एक दलीय प्रभुत्व आपको मेन सेंटर करना है कि कांग्रेस किस तरीके से बना और किस तरीके से इसमें फिर विवाद उत्पन्न होना शुरू हुआ, अलग अलग पार्टियां किस तरीके से बनी, कौन सी पार्टी कैसे उभर करके सामने आई। जैसे अभी की आप पॉलिटिक्स को भी देखेंगे तो आपको समझने में बहुत मदद मिलेगा। बाद में चल के देखते होंगे गठबंधन सरकार आती है, यानी एक कोई भी पार्टी खुद अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाती है तो उसको मजबूरी में दूसरे पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में हमें लिख करके बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर।